तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। हमने लिख भी रखा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी स्टार्ट करेंगे और इस बात को पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है। देखो मैं कुछ नंबर लिखता हूं उसके लिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है जब किसी एल्किल हैलाइड, अच्छा सभी एल्किल हैलाइड को तो जानते ही हैं। कोई पूछता है कि एल्किल हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं आर सिंगल बॉन्ड एक्स से। तो अगर आपके पास कोई भी एल्किल हैलाइड है पर न्यूक्लियोफिलिक, अच्छा इसको ध्यान थोड़ा सा रखना है, न्यूक्लियोफिलिक को हम ऐसा कुछ लिखेंगे, एक लंबा शब्द होता है न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही, उसमें से नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक को एक विशेष बात ध्यान रखना है कि हम NU निगेटिव चार्ज से लिखा करेंगे। तो मैंने लिखा जब किसी एल्किल हैलाइड RX पर किसी न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है तो होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो सभी जानते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कोई एक अवयव दूसरे अवयव को उसके स्थान से हटा देता है। होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही SN अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा SN का मतलब क्या है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशनल और N का अर्थ है न्यूक्लियोफिलिक, तो SN अभिक्रिया कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये एक प्रकार की। अभी देखो अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं, आखिर हम सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन को कैसे देखेंगे। इस वाली को क्या बोलता है, कहता है जब किसी एल्किल हैलाइड, अर्थात आपके पास एक एल्किल हैलाइड होगा, मैंने एक एल्किल हैलाइड लिख लिया जिसको हम जनरली नाम देते हैं RX, कहता है उस पर अभिक्रिया किसकी होनी है, न्यूक्लियोफिलिक की या न्यूक्लियोफाइल की। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल को मैंने NU निगेटिव चार्ज से लिख रखा है। अब हाँ, बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है और इसको पहचान लेना भी जरूरी है कि न्यूक्लियोफाइल का अर्थ क्या होता है। आखिर हम किसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, क्योंकि ये एक शब्द जो हमारे लिए वो अलग से है। R को हम सभी जानते हैं, एल्किल ग्रुप कहते थे। X को हम सभी जानते थे, हैलोजन एलिमेंट्स होते थे। लेकिन मैं ये U माइनस चार्ज, इसका अर्थ कुछ समझ कम पा रहा हूँ, उसको सबसे पहले देखते हैं। देखो समझो बेटा इसको, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक स्नेही। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब पहली बात तो अर्थात इसका क्या अर्थ है, नाभिक स्नेही, अर्थात ये नाभिक से क्या करता है, स्नेह करता है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, नाभिक पर होता है धनावेश और ये है नाभिक को स्नेह करने वाला। तो क्योंकि नाभिक पर धन आवेश है, उसे स्नेह कौन कर सकता है, ऋणावेशित अवयव या ऋणावेशित ग्रुप या ऋणावेशित परमाणु, ऋणावेशित आयन कह सकते हैं, ऋणावेशित स्पीशीज भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज धनावेश होता है, उसे आकर्षित करने वाला, उससे स्नेह रखने वाला, प्रेम रखने वाला जो ग्रुप होगा, अवयव होगा, वो अपने पास निगेटिव चार्ज रखता होगा, तभी वो नाभिक के स्नेह करता है। तो अगर कोई पूछता भी है नाभिक स्नेही का अर्थ क्या है, नाभिक स्नेही का अर्थ ऐसा है, एक ऐसा ग्रुप, समूह जिस पर कैसा आवेश पाया जाता हो, ऋण आवेश पाया जाता हो, हम ऐसे ग्रुप या समूह को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। एक और बात मैं यहीं से और एक्स्ट्रा बता दूं, क्या कुछ नाभिक स्नेही ऐसे भी अवेलेबल हैं जिन पे ऋण आवेश नहीं पाया जाता है, लेकिन उन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कोई पूछता है नाभिक स्नेही कोई बता देते, तो बेटा एक नाभिक स्नेही बताया जा सकता है NH3,
इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो वो इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बारीक अच्छा में 3 तो बॉन्ड बनाने में निकल गए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास अतिरिक्त रखे हुए हैं। अतिरिक्त रखे हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर अतिरिक्त है, इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होने का मतलब ऋण आवेश अतिरिक्त है। अगर ऋण आवेश अतिरिक्त है तो ये नाभिक को क्या करेगा, स्नेह करेगा, क्योंकि नाभिक में धनावेश होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक ऐसे ग्रुप और सब्सटेंस होते हैं जिन पर स्वयं में निगेटिव चार्ज होता है या फिर उस पर अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन एसएन रिएक्शन को समझने के लिए हम केवल उन्हीं न्यूक्लियोफाइल को लेने वाले हैं जिन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो होता क्या है अभिक्रिया में, पहले इस बात को देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या सबसे पहले क्या करता है बेटा, आर और एक्स, आर में से कार्बन परमाणु होगा और एक्स में से कोई हैलोजन परमाणु होगा, इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बना होगा। क्योंकि नॉर्मली मैं एक बात बता दूं, कार्बन परमाणु की अपेक्षा हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होने का अर्थ है हैलोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने, खींचने की क्षमता अधिक है। क्योंकि खींचने की क्षमता अधिक है इसलिए आर और एक्स का बॉन्ड जब भी टूटेगा, एक्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण एक्स पर निगेटिव चार्ज आएगा और आर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब होगा क्या अभिक्रिया में कि न्यूक्लियोफाइल जो निगेटिव चार्ज रखता है वो आर एक्स के निगेटिव चार्ज पार्ट को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित का अर्थ होता है उसको इसके स्थान से हटा देगा और स्वयं अपना बैठ जाएगा। अर्थात इस बार अब अभिक्रिया होने के पश्चात आर के साथ कौन जुड़ गया है, न्यूक्लियोफाइल। और अलग इसको किसको कर दिया इसने, एक्स माइनस चार्ज को, हैलोजन एलिमेंट्स को उसने अलग कर दिया है आयन के फॉर्म में। तो क्योंकि अब ध्यान देने वाली बात है, इस रिएक्शन से हम इस अभिक्रिया के पूरे परिभाषा को समझ जाएंगे। देखो ये नाभिक स्नेही था, नाभिक स्नेही ने अभिक्रिया किससे की, एल्किल हैलाइड से, और एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करते हुए नाभिक स्नेही ने हैलोजन एलिमेंट को उसके स्थान से हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। यही बात तो हमने लिखा है। देखो क्या लिखा है, जब किसी एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया कराई जाती है, मैंने एल्किल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया करवाई, तो क्या कहता है, होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ तो भैया यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है और इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देने वाली एक और बात याद रखेंगे हम लोग कि इस पूरी नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को पढ़ते समय हम लोग न्यूक्लियोफिलिक के स्थान पर कुछ विशेष ग्रुप ही यूज करेंगे। कौन कौन सा ग्रुप यूज कर सकते हैं, ज्यादा ग्रुपों को नहीं ध्यान देंगे। एक OH माइनस को यूज कर सकते हैं और इसके स्थान पर एक और यूज कर सकते हैं Cn माइनस चार्ज। हाँ ध्यान दें, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक हैं, निगेटिव चार्ज युक्त ही होंगे, पॉजिटिव चार्ज का कोई भी अवयव लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक की और न्यूक्लियोफिलिक पर निगेटिव चार्ज होता है। ये हो गई नाभिक स्नेही अभिक्रिया। लेकिन हम लोगों को तो मुख्य रूप से पढ़ना था कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं के जो 2 प्रकार हैं, एका अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया और द्वि अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, हमें तो पढ़ना उसको था। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है। तो अब मैं पढ़ूंगा कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। बेटा सबसे पहले प्रकार की अभिक्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बेटा अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक का अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा एक और इसे फेमस नाम है SN1। ये इस नाम से भी काफी ज्यादा पूछी जाती है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। इतना लंबा नाम नहीं देते हैं, केवल इतना नाम लिख देते हैं उसकी जगह पर कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। तो देखो भैया, अब SN1 रिएक्शन अर्थात एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया में होंगे सेम स्टेप। क्या होंगे कि RH में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अर्थात अभिक्रिया करेगा, और अटैक करते हुए X को उसके स्थान से हटा देगा और स्वयं R के साथ अपना बॉन्ड क्या कर लेगा, बना लेगा। लेकिन क्योंकि एका अणुक को पढ़ना है, इसमें से जो विशेष बातें उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या मैं बातें लिखता हूं, उसको समझते भी जाते हैं। एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहली बात तो यह है कि यह रासायनिक अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। अर्थात जो SN1 रिएक्शन है, यह रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में कम से कम कितने पद लगते हैं, 2 पद लगते हैं। और आप सभी जानते हो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को जटिल अभिक्रिया माना जाता है। तो हम इस बात को भी लिख दें कि अगर यह रासायनिक अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण हो रही, अतः यह एक जटिल अभिक्रिया है। तो इसको यहां पे आगे लिख लेते हैं, अतः यह एक जटिल अभिक्रिया है। इसको तो जानते हो जटिल अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया क्या होती है। वैसे अगर जटिल अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया नहीं जानते हो तो ये समझ लीजिए आप कि ये पुरानी क्लास के कर्मों का फल मिल रहा है आपको, कि जटिल अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया आप नहीं जानते। सरल अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप, केवल एक पद में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी आपको मिल जाती है जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है। अर्थात आपको अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद नहीं मिलेगा, अभिकारक अभिक्रिया करेगा, कुछ देर के लिए मध्यवर्ती यौगिक बनेगा और फिर इसके बाद उत्पाद बनकर तैयार होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रियाएं बोलते हैं, जिनको पूर्ण होने में एक से अधिक पद लग जाते हैं। क्योंकि ये अभिक्रियाएं 2 पदों में होती है, मैं इसी अभिक्रिया के लिए बता रहा, मैंने लिख दिया कि 2 पदों में पूर्ण होती है। अच्छा, उन 2 पदों को देख भी लेते हैं बेटा कि कौन कौन से पद होते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले पहला जो पद होता है तो मैं यहां लिखे देता हूं। देखो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, जो RH होता है, अगर उसको न्यूक्लियोफाइल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो न्यूक्लियोफाइल पहले कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं RH के साथ, लेकिन पहले पद में न्यूक्लियोफाइल RH के साथ अभिक्रिया में से हिस्सा नहीं लेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हिस्सा नहीं लेगा, मैं न्यूक्लियोफाइल को भी बना भी नहीं रहा। भाई न्यूक्लियोफाइल को बनाने का अर्थ कब है, जिस स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया करे। अगर अभिक्रिया ना करे उसको बनाने का कोई अर्थ नहीं। सबसे पहले RH जो होता है वो आयनों में टूटता है। तो अगर RH आयनों में टूटेगा तो बेटा इस बात को तो हम पढ़ ही चुके हैं, R में से कार्बन और X में से हैलोजन के बीच में अगर देखा जाए जो भी बॉन्ड बना होगा वो X की ओर प्रतिस्थापित होता रहेगा। क्यों, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है, और जब भी बॉन्ड टूटेगा X पर नेगेटिव चार्ज आएगा और R पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बाद इस पर एक और अच्छा सा निशान बना लेते हैं, ये वाला। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है, सर जी ने ये निशान क्यों बना डाला। तो बेटा ये निशान इसलिए बनाया है क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का अर्थ समझते हो, RH आयनों में भी टूट रहा होगा क्योंकि अपोजिट आयन है, अपोजिट चार्ज है। ये आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जब आवेश आकर्षित करेंगे तो RH आपस में फिर से जुड़ेंगे और फिर से जुड़कर RH बना लेंगे।
इसलिए अभिक्रिया विपरीत दिशा में हो सकती है। मैंने रिवर्सिबल एरो का निशान बनाया है। और एक ध्यान रखने वाली बात है, देखो क्या है, हम लोग RX को आयन में तोड़ रहे थे, आयन फिर से आपस में जुड़कर RX बना रहे थे, अर्थात हमने जो भी अभिक्रिया करवाई, आयन आपस में जुड़कर उस अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि अभिक्रिया का प्रभाव लगातार समाप्त होता रहता है, अभिक्रिया का ये स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। स्लो क्या क्यों हो जाता है कि इस वैसे तो मेरे हिसाब से आयन में टूटते रहने चाहिए, लेकिन टूटे हुए आयन फिर से जुड़ने लगते हैं और अभिक्रिया के वेग को कैसा कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। यह फर्स्ट स्टेप है। अच्छा बेटा, सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं। सेकेंड स्टेप में होता क्या है, जो R पॉजिटिव चार्ज आयन के फॉर्म में ब्रेक हो गया है, वो बेटा अब अभिक्रिया करता है न्यूक्लियोफाइल से। अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल पहले भी पड़ा था, लेकिन उस समय न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया नहीं कर रहा था। आयन बनने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड NU। तो इस प्रकार से एक उत्पाद बनकर तैयार होता है। और बेटा ये बात बता दें कि पहला स्टेप तो स्लो रहता है, लेकिन दूसरा स्टेप होता है फास्ट। और इन सारी बातों को छोड़कर एक और बात, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो किस पद पर निर्भर करता है, तो भैया अंग्रेजी में एक कहावत है, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया के वेग को बताया जा सकता है अगर आपको ये पता है कि स्लो स्टेप कौन सा है। तो हमेशा इस बात को विशेष ध्यान रखना है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण हो रही है, जटिल अभिक्रिया है, एक से ज्यादा पद लगते हैं, तो उस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किस पद द्वारा हो सकता है, धीमे पद द्वारा, धीमी गति वाले पद द्वारा। और क्योंकि हमने देखा कि धीमी गति वाला पद ऊपर वाला है, फर्स्ट स्टेप, इसका अर्थ है अभिक्रिया के वेग का निर्धारण भी कौन से पद से होगा, प्रथम पद से। तो इस बात को भी बेटा लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे, क्योंकि अभिक्रिया का प्रथम पद या फर्स्ट स्टेप जिसको कहते हैं, प्रथम पद मंद गति से होता है, से पूर्ण होता है या संपन्न होता है, पूर्ण होता है। अतः इस पद को ही वेग निर्धारक पद कहा जाता है। इस पद को ही वेग निर्धारक पद कहा जाता है। तो एक ये वाली बात बेटा इंपॉर्टेंट लाइन में से है, क्योंकि अभिक्रिया का जो प्रथम पद है ये मंद गति से हो रहा है, और मंद गति ही जो है वो वेग निर्धारक पद होता है। अब अच्छा, एक और चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? क्योंकि प्रथम पद मंद गति से होता है, हम देखेंगे प्रथम पद वेग का अगर निर्धारण करता है तो प्रथम पद में अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है। तो मैं देखूंगा बेटा प्रथम पद में अभिकारक अणुओं की संख्या, ये तो पूरा का पूरा एक ही अणु है। अच्छा, इसमें से देखते तो ये दो आयन है, क्योंकि अलग अलग लिखे हुए हैं। इनमें से मैं देखता हूं तो एक ही मॉलिक्यूल है, अर्थात इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, फास्ट स्टेप नहीं देखना है, वेग निर्धारक क्योंकि प्रथम पद है, प्रथम पद पर ही अभिक्रिया की सारी गणनाएं होनी है। तो क्योंकि प्रथम पद में मैंने देखा अभिकारक अणुओं में से Rx तो बेटा पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये तो पूरा एक सूत्र है, और इसके एक सूत्र के कितने मोल लिए गए हैं, 1 मोल। तो मैं कहूंगा इस अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात इसकी कोटि कितनी हो गई, 1। तो ये वाली बात भी लिखते हैं सेकेंड नंबर पे, क्योंकि अभिक्रिया का वेग
केवल एक पदार्थ, और वो पदार्थ कौन सा है, Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। और बेटा हमने एक पिछले चैप्टर पर पढ़ रखा था कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि पता हो तो उसके वेग का समीकरण भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैंने, शायद याद आ जाए आपको, मैंने ऐसे कुछ लिखा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अगर वेग निकालना है तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1 के। आपने इस बात को ही पढ़ा था, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो घात कितनी लगाई जाती थी, 0। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए घात 1 और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए घात कितनी लगती थी, 2। तो इस प्रकार से हम उसके अगर वेग समीकरण को भी लिखें तो वेग समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कोई पूछेगा R क्या है, तो हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। तो यहां लिख देते हैं, जहां स्मॉल r अभिक्रिया का वेग है। अच्छा, इसमें से एक और बात बेटा इसमें से लिख लेते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नोट में लिखते हैं। कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, Rx के स्थान पर तो बहुत सारे अवयव आ सकते हैं, जैसे X के स्थान पर मैं FCl Br और I को यूज कर सकता हूं, तो क्या क्या बन सकते हैं अवयव। पहला अवयव बन सकता है R सिंगल बॉन्ड F, दूसरा बन सकता है R सिंगल बॉन्ड Cl, तीसरा बन सकता है R सिंगल बॉन्ड Br और चौथा बन सकता है R सिंगल बॉन्ड I। तो इसमें से विशेष ध्यान रखना है, इनमें से अगर SN1 रिएक्शन करवाई जाएगी तो सबसे तीव्र गति से SN1 रिएक्शन किसमें होगी, Ri में सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। SN1 रिएक्शन का वेग जो है RBr में थोड़ा सा धीमा होता है, RCl में और धीमा होता है, और RF में अगर देखा जाए SN1 अभिक्रिया का वेग सबसे धीमा होता है। तो अगर कोई पूछेगा ये कैसा क्रम लिख दिया, अभिक्रिया का बढ़ता हुआ क्रम या क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। मैं लिखे देता हूं यहां, यह क्रम है क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। तो इतनी बातें बेटा अभी ध्यान आपको रखनी है। मैंने क्या क्या बातें लिखी हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं। SN1 अभिक्रिया जो है वो 2 पदों में पूर्ण होती है, इसलिए हमने इसको कौन सा अभिक्रिया बताया है, जटिल अभिक्रिया। कौन कौन से 2 पद हैं, तो मैं पहला पद ऐसे ही बता दूं। पहला पद Rx में क्या होता है, आयनों में टूटता है, वो स्लो स्टेप है और यही अभिक्रिया के वेग का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है, Rx तो आयनों में टूट चुका होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो उस R के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ये सेकंड स्टेप हो गई। लेकिन सेकंड स्टेप का वेग तीव्र होता है। क्यों तीव्र होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दुनिया में सबसे तीव्र गति से अभिक्रियाएं वे होती हैं जो 2 आयनों के मध्य होती हैं। और देखो सेकंड स्टेप में 2 आयन भाग ले रहे हैं, क्योंकि 2 आयन भाग ले रहे हैं इसका अर्थ है इनकी अभिक्रिया के बीच की अभिक्रिया का वेग सबसे तीव्र है। तो तीव्र गति से हो जाती है, क्योंकि तीव्र गति से होती है सेकंड स्टेप को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं वेग का निर्धारण करने के लिए। फिर मैंने क्या लिखा, क्योंकि अभिक्रिया का प्रथम पद मंद गति से पूर्ण होता है, ये हमको भी पता था, इसलिए यही पद कैसा होता है, वेग निर्धारक, अर्थात वेग का निर्धारण इसी पद से हो सकता था। मैंने सेकंड नंबर पे लिखा क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि प्रथम पद, देखो मैं यहां से स्टार्ट करूं, क्योंकि प्रथम पद से वेग का निर्धारण होता था। मैं देखूंगा प्रथम पद में कितने अणु हैं,
तो बेटा ये RH सिंगल बॉन्ड के साथ लिखा है, नहीं तो RH ऐसा लिख दिया जाता है। RH का कितना मोल यूज हुआ है? 1 मोल, क्योंकि RH के 1 मोल को यूज किया गया है। मैंने बताया इस अभिक्रिया की कोटि कितनी रहेगी? 1। अगर कोटि 1 है तो वेग के समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है? वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात 1। हाँ, ऐसा कुछ मैं क्या सोचता हूं, थोड़ी सी एक और बात बता देते हैं कि क्योंकि NCERT की बुक आपके यहां चलती है, अभिकारक को क्रियाधार भी लिखा जाता है। हो सकता है आपकी बुक में कुछ ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो? वेग, या वेग को कैसे लिखते हैं? R प्रोपोर्शनल टू क्रियाधार, और बेटा क्रियाधार को अंग्रेजी में कहते हैं सबस्ट्रेट की घात 1। अगर क्रियाधार की घात 1 या सबस्ट्रेट की घात 1 लिखा है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उसी अभिकारक पदार्थ को क्या लिख रखा है? क्रियाधार या सबस्ट्रेट। क्रियाधार का अर्थ क्या होता है? क्रिया करने वाला, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट नंबर मैंने बताया कि अगर कभी आपको ऐसा लगने लगे सर R में से तो ठीक है, लेकिन X जगह पर अगर हम FCl, Br और I को यूज करें तो कौन सा एल्किल हैलाइड तेजी से रिएक्शन करेगा? तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है R I की क्रियाशीलता अधिक होती है। मैं याद दिलवा दूं, हम लोगों ने पढ़ रखा था I का साइज बड़ा होता है, इसलिए R और I के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बड़ा बॉन्ड बनता है और आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है, क्योंकि शीघ्रता से टूट जाता है। RI की क्रियाशीलता SN1 रिएक्शन में सबसे तीव्र होती है, उससे धीमा होता है RBr के बीच की रिएक्शन, फिर उससे धीमी RCl और उससे धीमी RF। इस नंबर को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे SN1 अभिक्रिया ना पूछकर आपसे केवल इतना पूछ लेता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में से किसका वेग सबसे तीव्र होता है, और आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, तो आपको वो छांटना होगा किसका वेग सबसे तीव्र होता है, या आपको इन्हीं का क्रम उल्टा सीधा दे दिया होगा, कोई भी कहीं रैंडम से रख दिया गया होगा, और आपको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा, तो वो व्यवस्था यहाँ रखी हुई है। इसको नोट करते हैं। एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के लिए अभी भी हमारे पास कई चीजें बाकी हैं, उनको फिर लिखते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। देखो बेटा, मैंने अगली हेडिंग लिख रखी है कार्ब धनायनों का स्थायित्व। अब इसको सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, कार्ब धनायन होता क्या है। देखो, मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है जिसका नाम है CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। अच्छा, वैसे मैं क्या सोचता हूँ, CH3 Cl में से जो बॉन्ड बना होगा वो कुछ इस प्रकार से बना होगा, C पर 3H और चौथा बॉन्ड होगा Cl के लिए, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए क्लोरीन बॉन्ड अपनी ओर को खींचेगा, जिससे क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा कोई यौगिक जिसके कार्बन पर धन आवेश आ जाता है, हम उसको बोलते हैं कार्ब धनायन। ध्यान देना, कार्ब का मतलब कार्बन पर, धनायन का मतलब धन आवेश। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है जब कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है, ऐसी अवस्था में बनता है कार्ब ऋणायन। और भी चीजें ध्यान रखते हैं, कार्ब धनायन को कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बो का मतलब है कार्बन और केटायन का मतलब है धनायन, और कार्ब ऋणायन बनता है तो उसको बोलते हैं कार्बेनायन। कार्ब का मतलब कार्बन और लास्ट में एनायन भी जोड़ते हैं, कार्बेनायन। एनायन का मतलब है ऋणावेश। तो अगर कभी भी विखंडन के दौरान, विदलन के दौरान, पदार्थ के टूटने के दौरान अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कार्ब धनायन। अब कहोगे सर जी कार्ब धनायन की बात कर रहे, कार्ब ऋणायन की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा या कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हमेशा कार्बन पर कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, ये बेटा हमेशा आप इसको ध्यान रखें, कार्ब धनायन की ही बात होने वाली है, कार्ब ऋणायन की बात तो कभी होने वाली ही नहीं है अगर आप न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि कार्ब धनायन का स्थायित्व तो कैसा होता है। आप ऐसे ध्यान दे सकते हो, देखो स्थायित्व को, मेथिल जो कार्ब धनायन होता है इसका स्थायित्व जो होता है वो सबसे कम, इससे ज्यादा होता है 1 डिग्री कार्ब धनायन का, इससे ज्यादा होता है 2 डिग्री कार्ब धनायन का,
और बेटा इससे भी ज़्यादा स्थायित्व होता है 3 डिग्री कार्ब धनायन का। 3 डिग्री कार्ब धनायन जो होता है वो सबसे स्टेबल होता है। सबसे स्टेबल का मतलब है टिकाऊ ज़्यादा है वो धनायन। अगर कभी 1 डिग्री वगैरह से आपको समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि सर जी 1 डिग्री वाला अगर हम सूत्र देख लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, मैं सूत्र बना देता हूँ। देखो कैसे, देखो या तो आप इस क्रम को तैयार कर लें या तो भैया सूत्र देख लें, उससे समझ लें, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि कभी क्वेश्चन आया तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री लिख के देगा, फॉर्मूला दे देगा, तो कैसे पहचानेंगे। Cl3 पॉजिटिव चार्ज का स्थायित्व सबसे कम होता है, इससे अधिक स्थायित्व होता है प्राइमरी का, तो प्राइमरी को ऐसे लिखते हैं Cl3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। पूछेगा प्राइमरी 1 डिग्री क्यों इसको बोलते हो, बेटा देखो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है उससे एक ही तो कार्बन जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी का फॉर्मूला हो गया। सेकेंडरी के लिए फॉर्मूला बेटा बोलेगा, देखो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं शायद आपकी समझ में आ जाए। देखो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उससे और कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, ये सेकेंडरी है, द्वितीयक जो लिखा था। और उससे भी ज़्यादा होता है बेटा स्थायित्व तृतीयक का, तो तृतीयक को देखो कैसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से या तो आपको अरेंजमेंट में इस प्रकार से तैयारी बना के रखनी है, या तो आपको इस प्रकार से तैयारी बना के रखनी है, या फिर आप ये सोच लो कि सर जी हमें एक चीज़ याद हो जाएगी हम दूसरा नहीं पहचान पाएंगे, तो दोनों को ही तैयार करके रखना है। स्टेबिलिटी जिस आयन की अधिक होगी, ध्यान भी रखना है, जिस आयन की स्टेबिलिटी अधिक होती है उसकी क्रियाशीलता तीव्र होती है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, स्टेबिलिटी अधिक का मतलब होता है वो शीघ्रता से आयन बना लेगा और आयन ही बनाए रखेगा। देखो मैं क्या सोचता हूं, अगर ये शीघ्रता से आयन कौन बनाता है, तृतीयक, अर्थात ये तुरंत आयन में टूट जाएगा। अगर तुरंत आयन में टूटेगा अर्थात इसका पहला स्टेप ही तेज हो गया। अगर पहला ही स्टेप तेज हो गया, दूसरा स्टेप तो अपने आप तेज था, अर्थात ये अभिक्रिया सबसे कैसा करेगा, तीव्र करेगा। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि क्या है, SN1 रिएक्शन समझने का सब्जेक्ट है, आप इसको रट तो सकते ही नहीं कभी। अगर तृतीयक कार्ब धनायन सबसे अधिक स्थायी है, अर्थात जब भी कभी तृतीयक आपको एल्किल हैलाइड दिया जाएगा, होगा क्या, वो शीघ्रता से आयन में टूट जाएगा क्योंकि सबसे अधिक स्थायी यही है। अगर शीघ्रता से आयन में टूट गया इसका मतलब पहला ही स्टेप फास्ट हो गया, दूसरा स्टेप तो पहले से ही फास्ट था, अर्थात अभिक्रिया बहुत तेज पूर्ण होगी। तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया को संपन्न करवा सकता है। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता के क्रम में मैंने बताया सबसे अधिक क्रियाशील होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, उससे कम क्रियाशील होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और उससे भी कम क्रियाशील होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और बेटा सबसे कम क्रियाशील होता है मेथिल क्लोराइड या मेथिल का हैलाइड। ये क्रियाशीलता का क्रम हो गया। अब बेटा हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, क्योंकि अभिक्रिया के विषय में सारी चीज़ें हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन में इकट्ठा कर रखी हैं, और केवल क्या नहीं किया, तो हम लोगों ने अभिक्रियाएं नहीं लिखी हैं, बाकी हर एक काम कर रखा है। तो देखो कोई अभिक्रिया लेके चलते हैं। देखो जैसे अभिक्रिया मैं इन्हीं में से कोई ले लेते हैं अभिक्रिया करवाने के लिए, सेकंड वाले को ले लेते हैं। देखो क्या है, अभिक्रिया में से एक का एग्जाम्पल लिख के आना है आपको, और क्योंकि एक का लिख के आना है, आप चाहे जिसको ले लें उसको अभिक्रिया में दिखाना पड़ेगा। किसी को भी, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, चलो तृतीयक इसको कहते हैं, इसी को ले लेते हैं। बेटा इसको देखो इसको लिख कैसे सकते हो, कार्बन लिख दिया CH3 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 और सिंगल बॉन्ड के साथ Cl लगा हुआ है। अब इस पर अभिक्रिया होगी न्यूक्लियोफाइल की। देखो न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया हुई, पूर्ण अभिक्रिया, टोटल अभिक्रिया हम कैसे देखते हैं। टोटल अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं ये बॉन्ड क्लोरीन की ओर खिसकेगा
ब्रेक होकर क्लोरीन को निगेटिव चार्ज मिलेगा, कार्बन को कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव। और आप सब इस बात को जानते थे कि न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज क्लोरीन को ही हटा सकता है। अगर हटा देगा तो निगेटिव चार्ज क्लोरीन तो यहाँ पर आकर बैठ गया। अब पदार्थ क्या बचता है, CH3 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 और बेटा उसकी जगह पर बैठा है न्यूक्लियोफाइल। ये पदार्थ बनकर तैयार होता है। ये अभिक्रिया है पूर्ण अभिक्रिया। लेकिन इसको हम स्टेप में भी तो लिख सकते हैं, तो स्टेप में कैसे लिखोगे? फर्स्ट स्टेप में केवल अभी पहले पदार्थ को लेना है। देखो 5 या 10 मिनट पहले हम लोगों ने इसको लिखा था, पहले पदार्थ को लेना है। और ये पदार्थ में रिवर्सिबल एरो बनाया था। और एक बात लिखी थी कि ये पदार्थ जो है वो कैसी गति से अभिक्रिया करेगा, स्लो स्टेप में। ये तो टोटल अभिक्रिया एक साथ मैंने दिखा दी। अब मैं स्टेप वाइज अभिक्रिया करके दिखाता हूँ। ये तो अभिक्रिया दोनों पदों को एक साथ मिला दिया गया, अभिक्रिया दिखा दी गई। लेकिन स्टेप वाइज अभिक्रिया में क्या होता था, पहले कार्बोकेटायन बनता था तो ये आयनों में टूटेगा। अगर बेटा आयनों में टूटेगा, देखो कैसे बनाकर तैयार करेगा, CH3 CH3 माइनस। सबसे पहले क्लोरीन और कार्बन के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब क्लोरीन और कार्बन के बीच बना हुआ बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पद कैसा रहता था, स्लो स्टेप। अब आता था सेकंड पद में क्या होता था, जो कार्बोकेटायन बनकर तैयार होता था, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो इसके साथ जुड़ जाता था। पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ निगेटिव चार्ज वाले को जोड़ देना है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और बेटा इस पर जुड़ जाता था न्यूक्लियोफाइल। अच्छा लिखने के लिए क्या कर सकते हो, न्यूक्लियोफाइल ना लिखकर इसकी जगह पर आप OH माइनस चार्ज को लिख सकते हो। एक पर्टिकुलर एग्जांपल बना सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल ना लिखकर अगर आप चाहो तो OH माइनस चार्ज बना सकते हो। अगर आप चाहो, देखो मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, तो कर सकते हो ऐसा। और यहां पर भी OH माइनस चार्ज बनाया तो OH माइनस चार्ज यहां भी लिख दिया। उससे होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल मैंने दो बताए थे, एक Cn निगेटिव चार्ज, एक OH, किसी एक पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के बाद बेटा अब इसको जल्दी से नोट कर लें। अभी SN1 रिएक्शन में एक बात और है जो अंतिम है, उसको पढ़ लेते हैं। तो अभिक्रिया ये वाली समझ में आ गई होगी। ये टोटल रिएक्शन एक साथ लिख दी गई है पूरी की पूरी, और ये इसको स्टेप वाइज कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। SN1 रिएक्शन जब पूछे बिना एग्जाम्पल के लिख करके मत आना। ये बातें तो जब अलग से पूछ ले तो बता देना कि क्रियाशीलता का क्रम क्या है, स्थायित्व का क्रम क्या है। लेकिन अगर SN1 रिएक्शन लिख रहे हो तो एग्जाम्पल जरूर लिख के आना उसका। अभी एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, एक और बात रह जाती है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट नंबर पे हम लिखा है SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन का मतलब होता है कि जब भी SN1 रासायनिक अभिक्रिया होती है, त्रिविम रसायन का मतलब है किस प्रकार से संपन्न होती है और यौगिक की बनावट में क्या परिवर्तन आता है, इस बात को पढ़ना कहलाता है SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन, जिसको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखो होता क्या, एक अभिक्रिया लेते हैं, त्रिविम रसायन पढ़ने के लिए हमें कोई ऐसा एल्किल हैलाइड लेना है जिसके कार्बन परमाणु पर कायरलता का गुण पाया जाए। अब कायरलता का गुण क्या होता है उसको ध्यान से देखते हैं। ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टेप वाइज। देखो ये एक मैंने एल्किल हैलाइड बना रखा है। आप कहेगा सर जी इस पर कायरलता का गुण का अर्थ क्या है, या कार्बन परमाणु कायरल है, इसका क्या अर्थ है? कायरलता का अर्थ होता है बेटा ये जो कार्बन है इस पर 4 संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों से लगी होनी चाहिए। जैसे ये कार्बन पहली संयोजकता किससे जुड़ी है? हाइड्रोजन से। अब कोई दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। ऊपर वाली संयोजकता किससे जुड़ी है? CH3 से। तो अब CH3 से कोई संयोजकता नहीं जुड़ी होनी चाहिए। नीचे वाली किससे जुड़ा है?
C2H5, तो दोबारा हमें C2H5 का भी रूप नहीं मिलना चाहिए। और चौथा बेटा किससे जुड़ा है? Br, अर्थात इस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों के साथ जुड़ी हैं। तो हम बोल सकते हैं इस कार्बन परमाणु पर कायरलता का गुण पाया जाता है। कायरलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं कायरलता। तो कायरलता अगर समझ गए, एक कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों के साथ जुड़ी होती हैं, कायरल कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे मेरे पास एक सूत्र लिखा है, देखो, अब बात आएगी क्या सर ये कायरल कार्बन परमाणु है? तो हम कहेंगे ये कायरल नहीं है, बिकॉज इसका एक वैलेंसी जो ऐसा है जो दूसरी जगह पर भी पाया जा रहा है, तो इस पे कायरलता का गुण नहीं पाया जाता है। तो हम SN1 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री को उस यौगिक पर पढ़ेंगे जिसमें से कार्बन परमाणु पर कायरलता का गुण पाया जाता है। कोई पूछता है इसका आकृति कैसी होती है? क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बॉन्ड का अर्थ होता है संकरण का प्रकार है sp3, 1 और 3 4 सिंगल बॉन्ड का अर्थ है sp3 संकरण है। और क्योंकि sp3 संकरण है, इसकी आकृति कोई पूछेगा तो हम बताएंगे इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, अगर कोई पूछ लेता है। क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, हम लोग क्योंकि SN1 को पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़ लेते हैं, चतुष्फलकीय आकृति होती है। अब देखो हुआ क्या, आप सब जानते थे फर्स्ट स्टेप में SN1 पर क्या होता था, Br कार्बन से टूटकर केवल क्या होगा, अलग होगा। तो भैया फर्स्ट स्टेप में ये देखो तीर का निशान खतरनाक बना हुआ है, ये तो लिख लें, स्लो स्टेप है। केवल ब्रोमीन इससे टूटकर क्या हो जाएगा, अलग। बेटा ब्रोमीन अलग टूटकर होगा तो देखो क्या लिखते हैं, CH3CH C2H5, और ब्रोमीन टूटकर अगर अलग हुआ तो कार्बन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। और बेटा ब्रोमीन थोड़ा सा दूर बना लेते हैं निगेटिव चार्ज के साथ। अब इसमें से ध्यान देने वाली बात है, अब कितना सिंगल बॉन्ड आ जाता है, 3। देखो पहले 4 थे तो संकरण sp3 था, लेकिन अब बॉन्ड कितने बचे हैं, 1, 2 और 3। तो बेटा अब संकरण बदल गया है, और इस बार संकरण कौन सा है, sp2, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड है। और जब 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो यौगिक की जो संरचना होती है वो होती है समतलीय त्रिकोणीय। समतलीय त्रिकोणीय का मतलब है समतल पर, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज की आकृति में जुड़े। त्रिभुज की आकृति में जुड़े इसका मतलब देखो क्या था, 4 बॉन्ड थे तो इनके बीच का एंगल अलग अलग था, लेकिन अब क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं, इन तीनों के बीच का बॉन्ड का एंगल जो होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड 3 बचे थे, टोटल एंगल कितना होता, 360। क्योंकि अब केवल 3 बॉन्ड बचे, वो भी समतल पर बचे। समतल पर 3 बॉन्ड बचे होने का अर्थ है इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। 120, 120, 120, ये भी 120, ये भी एंगल 120 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री। इस प्रकार से तीनों एंगल आपस में कैसे हो गए, सेम हो गए। अब सेम हो गए तो मैं सेकेंड स्टेप पे चलता हूं। अब सेकेंड स्टेप पर देखो इसको कैसे बना लेते हैं। सेकेंड स्टेप पर क्या होगा, आपको अगर याद हो, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करता था, अटैक करता था। क्योंकि अटैक कर सकता है, एक विशेष बात यहां ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी ओर का एंगल आपस में कैसा है, सेम। न्यूक्लियोफाइल किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। देखो कैसे, अगर ये एंगल एक डायरेक्शन में कम होता तो न्यूक्लियोफाइल की वहां से आने की संभावना कैसी हो जाती, कम, जगह नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि एंगल चारों दिशाओं का सेम है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। आगे से भी अटैक कर सकता है और विपरीत दिशा से भी अटैक कर सकता है। तो हम इस बात को देखेंगे, अगर विपरीत दिशा से अटैक करता है, विपरीत अटैक को बेटा लिखते हैं आक्रमण। अगर विपरीत आक्रमण करता है तो ध्यान देने वाली बात है, जो न्यूक्लियोफाइल विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा।
न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाएगा आके, यहां पर विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। अगर बेटा सामने से आक्रमण करेगा अर्थात अग्र दिशा से आक्रमण करेगा, अग्र आक्रमण करेगा तो बेटा सामने ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और उस समय फॉर्मूला बनकर तैयार होगा CH3CH C2H5 और यहां पर जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार से जुड़ सकता है क्योंकि चारों डायरेक्शन में एक जगह सेम है, एंगल सेम है। न्यूक्लियोफाइल कहीं से अटैक कर सकता है। अगर विपरीत आक्रमण हुआ तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा, अगर सामने से आक्रमण हुआ या अग्र आक्रमण हुआ तो बेटा न्यूक्लियोफाइल राइट में जुड़ जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट में जुड़ता है तो यौगिक के इस रूप को हम कहते हैं लीवो फॉर्म, और लीवो फॉर्म को अंग्रेजी में एल फॉर्म से बताते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में आक्रमण करता है, आगे से आक्रमण करता है, तो इस यौगिक के फॉर्म को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म, और डेक्स्ट्रो फॉर्म की वजह से इस यौगिक को हम डी फॉर्म कह देते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, लीवो फॉर्म को माइनस फॉर्म भी बोलते हैं और डेक्स्ट्रो फॉर्म के एक और नाम से जानते हैं पॉजिटिव फॉर्म। ये डिपेंड करेगा कि यौगिक में से जो न्यूक्लियोफाइल है किस ओर से डायरेक्ट अटैक कर रहा है। एक नॉर्मल रिएक्शन में ऐसा देखा जाता है कि 50% न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से अटैक करता है और 50% न्यूक्लियोफाइल राइट से अटैक करता है, अर्थात 50% एल फॉर्म का यौगिक बनता है और 50% यौगिक बनता है डी फॉर्म का। तो इस बात को यहां लिख लेते हैं, बस यही से हम लोगों का SN1 रिएक्शन समाप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया में 50% एल फॉर्म व 50% डी फॉर्म का के यौगिक बनते हैं। अतः इन यौगिकों के मिश्रण को रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। रेशमी मिश्रण क्या होता है? अगर आपके पास 50% एल फॉर्म वाला कंपाउंड और 50% डी फॉर्म वाला कंपाउंड है और दोनों को आपस में बराबर मात्रा में क्या कर दो, मिला दो, तो जो मिश्रण बनेगा उसको क्या कहेंगे? रेसेमिक मिश्रण। अर्थात एल फॉर्म, देखो मैं यहां लिख देता हूं, इधर जगह खाली है। 50% कौन सा फॉर्म? एल फॉर्म प्लस 50% डी फॉर्म इज इक्वल टू रेसेमिक मिश्रण। जब किसी यौगिक के 50% एल फॉर्म को और 50% डी फॉर्म को आपस में मिलाया जाता है, रेसेमिक मिश्रण बनकर तैयार होता है। इसको नोट कर लेते हैं, एक दो लाइनों वाली बात रह गई, बस उसको लिख लेते हैं। बेटा अंतिम नंबर है, कहता है SN1 क्रियाविधि के प्रमाण, अर्थात आपको यह बताना है कि SN1 क्रियाविधि होती भी है या नहीं। आप किन किन चीजों से ये जान सकते हो कि नहीं SN1 क्रिया हुई है। तो SN1 क्रिया के 3 प्रमाण हैं। इन 3 वजहों से हम जान सकते हैं कि SN1 क्रिया हुई है। पहला कहता है वेग समीकरण जब SN1 क्रिया का होता है तो उसमें अभिकारक पदार्थ की घात कितनी होती है? 1। अगर अभिकारक की घात 1 है, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात 1 है, इसका अर्थ है ये कौन सी अभिक्रिया है? SN1। दूसरा कहता है रेशमिक मिश्रण बनना। अगर यौगिक का रेशमिक मिश्रण बनकर तैयार होता है, समझते हो रेशमिक मिश्रण? कोई पदार्थ है उसका 50% लीवो फॉर्म एंड 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म। इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा। किसको? वो जो एल फॉर्म लिखा था उसका अर्थ होता है लीवो फॉर्म, और जो डी लिखा था उसका अर्थ होता है डेक्स्ट्रो। ये उसके पूरे पूरे नाम हैं। थोड़ा सा अपना ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड से अटैक करेगा लीवो फॉर्म, समझ गए?
दाईं ओर से अटैक करेगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म, लेफ्ट के लिए एल, दाएं के लिए डी, ऐसा थोड़ा याद कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। और बाकी सूत्र को सॉरी केमिकल को देखकर कोई नहीं बता सकता कि लीवो है कि उसको क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो है, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, कोई व्यक्ति देख कर नहीं बता सकता इसको कि ये जो केमिकल बना रखा है ये लीवो फॉर्म है, देख कर नहीं बता, हाँ एक्सपेरिमेंट के साथ बताया जा सकता है, वो हमको करना नहीं है। तो लीवो और डेक्स्ट्रो बोलते हैं, तो कहता है रेशमिक मिश्रण बनता है। लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म जब बराबर मात्रा में मिलते हैं यौगिक के तो रेशमिक मिश्रण बनता है। तीसरा कहता है sp2 संकरित कार्बोधनायन का बनना, बिल्कुल सही। जब हमने यहाँ केमिकल लिया था उसमें देखा था sp3 संकरण था, चतुष्फल की आकृति थी, लेकिन जब वो धनायन के फॉर्म में टूटा था उसकी आकृति हो गई थी sp2, संकरण sp2 हो गया था, आकृति हो गई त्रिकोणीय संतली या संतलीय त्रिकोणीय हो गई थी। तो ये है SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि के प्रमाण, अर्थात SN1 रिएक्शन पर आपको ये घटनाएं मिलने वाली हैं, तभी आप पहचान पाओगे कि अभिक्रिया SN1 है। तो बेटा SN1 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है SN2 रिएक्शन, जिसको बेटा हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे।